Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ये हमारी पार्ट 11th एंड लास्ट वीडियो है जिसमें हम आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, उसका सिग्निफिकेंस एंड सीड डोमेंसी। तो ये सभी जो आपके टॉपिक हैं ये आपको ब्रीफली शॉर्ट मार्कर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म। तो हमें ये पता है कि हर एक प्लांट को लाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब कितनी लाइट की जरूरत होती है हर एक प्लांट को, वो प्लांट टू प्लांट डिफर करता है। कुछ प्लांट्स को ज्यादा आवर्स के लिए लाइट चाहिए, 10 to 12 आवर्स के लिए लाइट चाहिए, कुछ प्लांट्स को सिर्फ 2-3 आवर्स के लिए लाइट चाहिए। तो ये जो पीरियोडिक एक्सपोजर है टू लाइट जिससे फ्लावरिंग इंड्यूस होगी, क्योंकि लाइट की वजह से ही आपका फोटोसिंथेसिस होगा, आपका जो भी नेचुरल प्रोसेस हमें पता ही है, तो तभी फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो वो हर एक प्लांट के लिए डिफर करता है क्योंकि लाइट से कितना एक्सपोजर होगा वो ही फ्लावर को इंड्यूस करेगा। तो ये जो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें प्लांट लाइट से एक्सपोज होता है और फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। तो ये जो क्रिटिकल पीरियड है ये हर प्लांट के लिए डिफर करता है। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिन्हें एक्सपोजर ऑफ लाइट क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा चाहिए। अगर उनका क्रिटिकल पीरियड 10 to 12 आवर है तो 10 to 12 आवर से उन्हें ज्यादा लाइट चाहिए होगी ताकि वो फ्लावरिंग इंड्यूस कर पाए। जबकि इसके ऑपोजिट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें क्रिटिकल पीरियड से लेस एक्सपोजर चाहिए लाइट का ताकि फ्लावरिंग हो सके। तो ऐसे प्लांट्स जिनको क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए उन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और ऐसे प्लांट्स जिन्हें क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट चाहिए उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। फिर आते हैं थर्ड टाइप के आपके प्लांट जिन्हें हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। उन्हें कोई फर्क ही नहीं है कि लाइट ज्यादा है क्रिटिकल पीरियड से या क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट है। उनके में नेचुरली ही जो फ्लावरिंग प्रोसेस है वो इंड्यूस होगा, चाहे लाइट कम हो ज्यादा हो, लाइट का उन पे एज सच कोई इफेक्ट नहीं होता। तो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। तो ये दोनों इवेंट कोरिलेटेड नहीं है कि लाइट इंड्यूस होगी तभी फ्लावरिंग रिस्पॉन्स होगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। तो आपके डे न्यूट्रल प्लांट के एग्जांपल में आपके टोमेटो एंड सनफ्लावर आते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स में आपका स्पिनच एंड रेडिश आता है, और शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जांपल है आपका टोबैको एंड क्राइसेंथियम। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड न्यूट्रल डे प्लांट्स के। तो ये जो पूरा फिनोमेना है जिसमें हमने देखा कि लाइट पीरियड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट में फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए, वैसे ही सिर्फ लाइट पीरियड नहीं, डार्क जो पीरियड है जिसमें लाइट नहीं मिल रही है प्लांट को, वो भी उतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका लाइट पीरियड इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट समझ सकते हैं। तो जो लॉन्ग डे प्लांट है अगर उन्हें क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए इसका मतलब उन्हें डार्कनेस कम चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट जिन्हें क्रिटिकल पीरियड से कम आपकी लाइट चाहिए इसका मतलब उन्हें डार्कनेस ज्यादा चाहिए। और डे न्यूट्रल में डार्कनेस और लाइट का दोनों का बैलेंस है। तो इसीलिए हम फोटो पीरियोडिज्म ये टर्म कहते हैं कि फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट आल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। तो दोनों का जो आपका लाइट पीरियड है, डार्क पीरियड है, उन पे कितना एक्सपोजर हुआ है दोनों के पीरियड में, वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग। तो ये आपकी डेफिनेशन कहती है फोटो पीरियोडिज्म की। तो इसी रिस्पॉन्स को द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। तो दोनों फैक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइट में कितना एक्सपोज हो रहा है, डार्क में कितना एक्सपोज हो रहा है, दोनों का रिलेटिव कॉम्बिनेशन कितना है, रिलेटिव ड्यूरेशन कितना है, एंड रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू दिस रिलेटिव ड्यूरेशन इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमें पता है कि जो शूट एपिक्स पोर्शन है, तो शूट डेवलप होता है, मॉडिफाई होता है इनटू फ्लावर। तो ये जो शूट मॉडिफाई हो रहा है आपका फ्लावर में, बट आपका शूट सिस्टम जो है इट कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड। आपका जो फोटो पीरियड परसीव कर रहे हैं, जो लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं, डार्कनेस को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ कैपेसिटी आपकी लीव्स के पास है। तो साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन इज बिकॉज ऑफ लीव्स।
तो लीव्स ही आपका रिस्पॉन्ड करते हैं कि कैसे आपका शूट सिस्टम मॉडिफाई होगा इनटू फ्लावर। तो ये हाइपोथेसाइज किया गया, ये बताया गया कि ऐसा एक हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर फ्लावरिंग। अगर मैं कह रही हूँ हाइपोथेसाइज किया गया, इसका मतलब वो जो हार्मोन है वो प्रॉपर्ली डिस्कवर्ड या एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। वी आर जस्ट गेसिंग कि ऐसा कोई हार्मोन है जो इंड्यूस करा रहा है शूट एपिक्स को टू कन्वर्ट इनटू फ्लावर या फिर टू इंड्यूस फ्लावरिंग। तो ऐसे हार्मोनल सब्सटेंस हैं जो लीफ से माइग्रेट होते हैं आपके शूट एपिक्स में, क्योंकि लीफ क्या कर रही है, परसीव कर पा रही है डार्क एंड लाइट को। तो वो हार्मोन लीफ से शूट एपिक्स में जाता है और इंड्यूस करवाता है फ्लावरिंग को, विच इज इम्पोर्टेंट व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड। मीन्स कितने टाइम के लिए जो प्लांट है उसे इंड्यूस किया गया है फोटो पीरियड के लिए, कैसा ड्यूरेशन रहा। तो आपको फोटो पीरियोडिज्म जो हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, जो फ्लावरिंग करा रहा है, उसका नाम है आपका फ्लोरिजन। तो फ्लोरिजन वो हार्मोन है जिसे हम मानते हैं कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन द शूट एपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको शॉर्ट मार्कर में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज वर्नलाइजेशन एंड उसका सिग्निफिकेंस। तो वर्नलाइजेशन सिंपली ट्रीटमेंट है प्लांट का या सीड का विद लो टेम्परेचर फॉर सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। तो वर्नलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट को एक्सपोज कर रहे हैं टू लो टेम्परेचर, प्लांट या सीड को एक्सपोज कर रहे हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों प्लांट को ऐसे कंडीशन से एक्सपोज कर रही हूँ, दैट इज लो टेम्परेचर। तो वर्नलाइजेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है दैट इज to reduce vegetative period and induce early flowering. It prevents precocious reproductive development. Precocious reproductive development means जल्दी आपका reproductive phase आ जाए, जल्दी flowering हो जाए, fruit develop हो जाए। और जो आपका vegetative phase है means जो plant का growth and development है normal, वो reduce हो जाए और plant जल्दी से flower induce कर दे, maturity जल्दी आ जाए plant में। तो वर्नलाइजेशन आपका सिंपली क्या प्रोसेस है, ट्रीटिंग अ प्लांट विद लो टेम्परेचर फॉर सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, एंड इट्स सिग्निफिकेंस इज टू रिड्यूस वेजिटेटिव फेज एंड टू इंड्यूस early flowering so that the plant can reach maturity। तो वर्नलाइजेशन का दूसरा नाम हम इसे चिलिंग ट्रीटमेंट या कोल्ड ट्रीटमेंट टू सीड्स और प्लांट्स भी कहते हैं। तो वर्नलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने सीड को लोअर टेम्परेचर से एक्सपोज किया, तो प्लांट की जो स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इससे प्लांट का जो डेवलपमेंट है वो फास्टर होता है। तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी और वो फास्टर फ्लावर को इंड्यूस करेगा। तो वर्नलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। तो अब वर्नलाइजेशन के बेसिस पे हमारे पास दो प्लांट वेराइटीज आती हैं, एक है आपकी विंटर वेराइटी और एक है आपकी स्प्रिंग वेराइटी। तो विंटर वेराइटीज वो सीड हैं जिन्हें सो किया गया विंटर में और वो फ्लावरिंग शो करेंगे आपकी स्प्रिंग सीजन में, और स्प्रिंग वेराइटीज आपकी वो वेराइटीज हैं जिन्हें सो किया गया स्प्रिंग में और वो फ्लावरिंग शो करेंगे आपके समर में। बट यहाँ पे क्या है, हम विंटर वेराइटी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्प्रिंग वेराइटी। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो विंटर वेराइटी सीड है उन्हें हम लो टेम्परेचर पे एक्सपोज कर देते हैं। लो टेम्परेचर पे एक्सपोज होके उसकी एक्टिविटीज जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसे इनएक्टिवेट करते हैं, और आपके उस सीड को हम सो करेंगे विंटर में नहीं स्प्रिंग में सो करेंगे और फिर उसे नॉर्मल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो आपकी जो विंटर वेराइटी है उसे हमने कब सो कर दिया, स्प्रिंग में, और उसमें फ्लावर कब आएगा, समर में। तो इस तरह से आपकी विंटर वेराइटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्प्रिंग वेराइटी में। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि ड्राई सीड में कभी वर्नलाइजेशन नहीं हो सकता। वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीड के लिए, अगर उसमें वाटर नहीं है तो वो सीड को वर्नलाइज्ड प्रोसेस में वर्नलाइजेशन में नहीं भेजा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आपके वर्नलाइजेशन का, हमने दो तो पहले ही पढ़ लिए कि हम वेजिटेटिव फेज को शॉर्ट करना चाहते हैं, इंड्यूस करना चाहते हैं अर्ली फ्लावरिंग,
और मैंने एक और आपको बताया रेजिस्टेंस, इंक्रीज रेजिस्टेंस फॉर कोल्ड, क्योंकि मैं सीड को ही ऐसा बता दे रही हूँ कि वो कोल्ड से रेजिस्टेंस हो जा रहा है और अच्छे से डेवलप हो रहा है और जल्दी फ्लावरिंग कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं सीड को कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज करती हूँ तो उसमें फंगस इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। यहाँ पे हम विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट चीज, आपके जो बाइनियल प्लांट्स हैं, बाइनियल मीन्स ऐसे प्लांट्स जो 2 ईयर में फ्लावरिंग करते हैं, तो मैं बाइनियल प्लांट्स को भी कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू एनुअल वैरायटी। मीन्स वो मुझे 2 साल में नहीं, एक ही साल में वो मुझे ग्रो करके फ्लावरिंग दें, फ्रूट दें। ऐसे बाइनियल प्लांट्स जिन्हें हम कोल्ड ट्रीटमेंट देके मींस वर्नलाइजेशन प्रोसेस में ले जाके उन्हें स्टिमुलेट करते हैं टू अ सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, ताकि वो एनुअल हो जाएं और एक ही साल में मुझे अपनी फ्लावरिंग या फ्रूट प्रोवाइड करें। तो ऐसे प्लांट्स के आपके एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ले, राइस, जिन्हें हम कन्वर्ट कर रहे हैं आपकी बाइनियल से एनुअल प्लांट्स में। तो यहाँ बाइनियल प्लांट्स का भी आपका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जो 2 सालों में आपको फ्लावरिंग देंगे और दे डाई इन द सेकेंड सीजन। बट हम बाइनियल प्लांट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एनुअल वेराइटी। तो नेक्स्ट आता है सीड डोरमेंसी। इसके बारे में हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया कि आपके कुछ हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी इंड्यूस कराते हैं, कुछ हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी को इनहिबिट कराते हैं। तो सीड डोरमेंसी है क्या? इनएक्टिव स्टेज है जहाँ पे आपका सीड डेवलप नहीं होता है, जर्मिनेट नहीं होता है और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। बट इसके अलावा सीड डोरमेंसी को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं? क्यों प्लांट जो है, क्यों जो सीड है आपका वो जर्मिनेट नहीं होना चाहता या नहीं हो पा रहा? तो सीड which fail to germinate even when external condition are favorable, तो ऐसा क्या हुआ? तो जो सीड्स हैं they undergo a period of dormancy which is controlled not by external environment but under endogenous control। means आपका जो सीड है उसमें जो डोरमेंसी आई है वो सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करती। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीड को जर्मिनेट कराने के लिए। कैसा उसका जेनेटिक्स है, कैसे उसके पास जीन्स हैं। सिर्फ फेवरेबल कंडीशन हो जाने से सीड जर्मिनेट नहीं करता। तो ऐसे कुछ रीजन देखे गए। इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, सीड की जो कोट है आउटर वो इतनी हार्ड है कि सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स, आपका एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये वो आपके प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं जो सीड डोरमेंसी होने दे रहे हैं। अगर उनकी क्वांटिटी ज्यादा है सीड के अंदर तो सीड डोरमेंसी होगी। इमेच्योर एम्ब्रियोज आर सम ऑफ द रीजन व्हिच कॉजेस सीड डोरमेंसी। अंदर इमेच्योर एम्ब्रियो है उससे हो ही नहीं पा रहा है आपका सीड जर्मिनेट। बट ये जो सीड डोरमेंसी है इससे हम ओवरकम कर सकते हैं थ्रू नेचुरल मीन्स। हम नेचुरली कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे हम सीड डोरमेंसी करवाएं, या मैन मेड मेजर्स मीन्स आर्टिफिशियल तरीके से। फर्स्ट चीज है हम जो सीड कोट बैरियर है, जो हार्ड कोट है, उसे मैकेनिकली ब्रेक कर सकते हैं। उसे ब्रेक कर सकते हैं बाय मैकेनिकल अब्रेशन मीन्स उसको रब करके या ब्रेक करके नाइफ से, सैंड पेपर से या विगरस शेकिंग। सीड को इन सब प्रोसेसेस से, मैकेनिकल एब्रेशन से हम उसकी जो हार्ड सीड कोट है उसे तोड़ सकते हैं। इन नेचुरल ये एब्रेशन हम कैसे करा सकते हैं? माइक्रोबियल एक्शन से। हम माइक्रोब से एक्सपोज करा सकते हैं सीड को जो उसकी आउटर कोट को रिमूव कर दे। एंड पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ एनिमल्स, आपने ऐसा भी कई एग्जांपल सुने होंगे या आपने आपके डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी में देखा होगा कि आपके कुछ एनिमल्स होते हैं, सबके हिमालयन बियर हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सीड को जर्मिनेट कराने के लिए। क्योंकि जब वो प्लांट को जब भी वो फ्रूट को खाते हैं तो वो फ्रूट की जो सीड है ना उसमें से हार्ड कोट को रिमूव करते हैं। तो जो वो स्टूल, उनके जो स्टूल है उसमें जो सीड आता है उसकी हार्ड कोट ऑलरेडी रिमूव हो जाती है, तो वो इजी हो जाता है जर्मिनेट होने के लिए। तो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन। तो चिलिंग कंडीशन में करके हम सीड के अंदर जो इनहिबिटरी सब्सटेंस है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस दें जैसे कि आपका गिबरलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, ताकि आपका जो सीड है वो डोरमेंसी छोड़ के जर्मिनेट हो जाए।
अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम प्रॉपर लाइट एंड टेम्परेचर प्रोवाइड करें ताकि सीड डोरमेंसी से हम ओवरकम कर सकें और सीड जर्मिनेट हो जाए। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.